यह स्टोरी है 19 साल की निसी की। एक साधारण सी लड़की जिसका सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन माँ की तबीयत खराब और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से निसी बन जाती है नौकरानी। वो शहर के सबसे अमीर घर नौगाम परिवार में नौकरानी का काम करने लगती है। सालों से उस घर में काम करने वाले निसी के सामने एक दिन उसी के घर की मालकिन रख देती है उसके सामने अपने पोते वर्चस्व नगामी से शादी की बात। वर्चस्व नगामी एक शांत मगर गुस्से वाला आदमी, जिससे उसका परिवार भी डरता है। निसी भी उससे बहुत डरती थी। निसी उसका नाम सुनकर ही डर जाती है। निसी ने कभी भी वर्चस्व को देखा नहीं था। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। अब चलते हैं स्टोरी की ओर। आज नुगामी मेंशन में बड़ी चहल पहल थी। उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उसके बड़े हॉल पर फूलों का एक खूबसूरत मंडप बना हुआ था और एक औरत जो दिखने में खूबसूरत थी और सिंपल सी थी, उसने वहां पर काम कर रहे एक आदमी से कहा, काका जल्दी काम करिए, देरी हुई तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। औरत ने ये बात कही ही थी कि वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है जो देखने में ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग तेज था। बुजुर्ग औरत ने कहा, स्वाति बहू सब तैयारियां हो गई ना? मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुजुर्ग महिला की बात पर स्वाति जी कहती है, जी माँ जी सब हो गया है, बस कुछ काम बचा है वही करवा रही थी। स्वाति निगामी वर्चस्व की माँ और वो बुजुर्ग महिला इस घर की बड़ी मालकिन कैद की निगामी है। वर्चस्व की दादी माँ ने पूरे हॉल को एक नज़र देखा, फिर स्वाति जी से बोली, बहू वो लड़की कहाँ है? सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही। दादी माँ के इस सवाल पर स्वाति जी कहती है, माँ जी शायद वो अपने कमरे में हो, बच्ची है सो रही होगी। स्वाति जी की ये बात सुन दादी माँ भड़क उठती है। आज उसके सोने का वक्त है। दादी माँ ने इतना कहा, फिर वो किसी को चिल्लाते हुए बुलाती है, मिष्टी मिष्टी। अगले ही पल एक लड़की सीढ़ियों से भागते हुए दादी माँ के पास आती है और हाँफती हुई आवाज में बोलती है, दादी माँ आपने मुझे बुलाया? दादी माँ मिष्टी से भी गुस्से में बोलती है, जाओ जाकर उस लड़की को बोलो कि हमने उसे बुलाया है। दादी माँ गुस्से में थी। मिष्टी ने उनसे कुछ नहीं कहा, वो यहाँ से चली गई। मिष्टी एक रूम में आती है। रूम बहुत छोटा था, उसमें ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बेड और एक छोटी सी अलमारी थी। बेड पर एक लड़की सो रही थी। उस लड़की को देख मिस्टी अपना सर पीट लेती है, फिर वो उसको जगाने लगती है। निसी निसी उठो, दादी माँ ने तुम्हें बुलाया है। निसी पहले तो उठने में नौटंकी करती है, पर जैसे ही उसके कान में ये बात गई कि दादी माँ ने बुलाया है, उसकी आंखें झट से खुल गई। जैसे वो सो नहीं रही थी, वो झट से उठ बैठती है और अपना थूक घटक के बोली, क्या दादी माँ ने बुलाया है? मिष्टी कहती है, यस अब चलो वरना हम दोनों को डांट पड़ेगी। निष्टी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों यहाँ से चली जाती है। जानते हैं मिष्टी और निसी के बारे में? मिष्टी नगामी वर्चस्व की छोटी बहन और निसी वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो तो बस इस घर में नौकरानी ही है और यहाँ नौकरानी का काम करती है और यही सर्वेंट रूम में रहती है। निसी यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है, इसीलिए उसकी मिष्टी से अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों घर की दोस्त के साथ कॉलेज फ्रेंड भी है, मतलब दोनों एक ही कॉलेज में है। आगे निसी दादी माँ के कमरे में आती है। वो थोड़ी डरी हुई थी। उसने अपना थूक गटक के दादी माँ से कहा, सॉरी दादी माँ। और निसी पूरा बोलती उससे पहले ही दादी माँ ने उसे अपना हाथ दिखा देती। निसी चुप पड़ जाती है। वही दादी माँ निसी से कुछ न बोलते हुए निसी के पास आती है और उसके हाथ में शादी का लाल जोड़ा रख बोली, चाहो जाकर तैयार हो जाओ, नीचे पंडित जी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। शादी का लाल जोड़ा देखने निसी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने दादी माँ से कुछ नहीं कहा। उस लाल जोड़े को अपने हाथ पर पकड़े हुए यहाँ से जाने लगी। तभी दादी माँ ने पीछे से कहा, शर्तें तो याद है ना तुम्हें इस शादी की? या आज तुम्हारी शादी है इस बात की तरह तुम उन बातों को भी भूल गई हो जो तुमने मुझसे वादा किया है? निसी रुकी और बिना किसी भाव के दादी माँ से बोली, मुझे सब याद है दादी माँ, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। ये बात बोल निसी यहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में आती है और शादी का लाल जोड़ा पहनकर तैयार होने लगती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आज निसी की शादी थी इस घर के मालिक वर्चस्व नगामी से, जिसके बारे में निसी कुछ नहीं जानती है सिवाय उसके नाम के। वो ये भी नहीं जानती है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो दिखता कैसा है। कुछ पल बाद निसी दुल्हन के रूप में तैयार खड़ी थी। लाल कलर का लहंगा उसके गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। हाथों में भरी लाल चूड़ियाँ, गले में हार, चेहरे पर निसी ने मेकअप के नाम पर बस होठों पर लिपस्टिक लगाई थी और उसकी आंखों में काजल, बाकी कुछ नहीं। सिंपल रूप में भी निसी किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। तभी यहाँ आई निसी को दुल्हन के रूप में देख मिष्टी उसको छेड़ते हुए बोली, बड़ी प्यारी लग रही हो मेरी होने वाली भाभी। इतना बोल मिष्टी थोड़ी रुकी, फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, पर पता नहीं भाई को तुम पसंद आओगी या नहीं। मिष्टी की ये बात सुनने से घबरा जाती है। वो थोड़े डर से बोली, मिष्टी तुम मुझे डराओ मत। मिष्टी कहती है, मैं कहाँ डरा रही हूँ, वैसे भी भाई से शादी करने का फैसला तुम्हारा है, फिर डर क्यों रही हो? अब चलो नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिष्टी ऋषि को लेकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है। वहाँ सभी लोग थे।
पूरा नकामी परिवार और नौकर लोग, बाकी मेहमान के नाम पर बस इक्का दुक्का लोग ही थे। इसी को मंडप पर बिठा दिया जाता है। इसके बैठते ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। लिस्सी बिना दूल्हे दुल्हे के बैठक में बैठी हुई थी, चुपचाप सारी रस्मों को कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही कोई सवाल कि उसका दूल्हा कहाँ है। वो बस सब किए जा रही थी जो पंडित जी उससे बोल रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि और कोई भी इस अनोखी शादी पर सवाल भी नहीं उठा रहा था। बस चुपचाप निसी की बिना दूल्हे वाली शादी देख रहे थे। दूसरी तरफ एक खाली जगह पर प्राइवेट जेट नीचे उतरा। उस जेट के खड़े होते ही 10 से 12 लोग जाकर उसके गेट के सामने खड़े हो गए। तभी जेट से एक आदमी बाहर आया जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। आदमी बैठा भले ही व्हीलचेयर पर था, उसके चेहरे का रौब कुछ और ही बयां कर रहा था, मानो वो कितना बड़ा रईस हो। हाँ, रईस तो वो था ही, तभी प्राइवेट जेट से आया है। एक आदमी यहाँ पर आता है जिसका नाम मयंक शर्मा था और वो उस व्हीलचेयर वाले आदमी का असिस्टेंट होता है। मयंक हल्की मुस्कान के साथ उस व्हीलचेयर पर बैठे हुए आदमी से बोला, वेलकम टू इंडिया सर। मयंक के ग्रेट करने पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपनी भारी आवाज़ में इतना कहा, जल्द से जल्द घर चलो। अगले ही पल यहाँ से 4 कार बड़ी तेजी से निकल जाती है। घंटों भर बाद सारी कार एक साथ निगामी मेंशन के बाहर आकर रुकती है। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी मयंक को कहता है कि वो उसे अंदर ले चले। मयंक अपने सर की बात मान उसे निगामी मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। यहाँ ये आदमी मेंशन के अंदर जाता है। वहीं अंदर हॉल में पंडित जी ने निसी से कहा, अपने गले में मंगलसूत्र पहन लो और मांग में सिंदूर भर लो। निसी अपने ही हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। जैसे ही निसी ने ये रस्म करी, तभी पंडित जी बोले, ये शादी संपन्न हुई, अब तुम वर्चस्व निकामी की धर्म पत्नी हुई। पंडित जी की ये बात सुन निसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें एकदम पथरा सी गई थी। यहाँ निसी की शादी हुई, वो व्हीलचेयर वाला आदमी हॉल में एंट्री करता है। उसकी नज़र सबसे पहले निसी पर ही जाती है, जो कि मंडप पर दुल्हन बने बिना किसी भाव की मूर्त बनी हुई बैठी थी। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर किसी के नाम का सज चुका था। निसी को इस हालत में देख उस आदमी की आंखें सख्त हो जाती है, जैसे वह इस शादी से नाखुश हो। रात का समय, निसी अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी। उसके साथ मिष्टी भी थी। दोनों एक रूम के बाहर खड़ी हुई थी। उस रूम के दरवाजे को देख निसी की सांसें रुकी हुई थी। निसी मिष्टी का हाथ पकड़ घबराहट भरी आवाज़ में बोली, मिष्टी मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे डर लग रहा है। निसी की इस बात पर मिष्टी बोली, अंदर तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आज से ये तुम्हारा रूम है, अब जाओ अंदर। निसी मुंह बनाकर बोली, मिष्टी तुम जानती हो ना मुझे उनसे कितना डर लगता है। उनकी एक बार मैंने आवाज़ सुनी थी, बहुत डरावनी थी मिष्टी। अब निसी को समझाते हुए बोली, निसी अब तुम मेरी भाभी बन गई हो और तुमने मेरे भाई वर्चस्व निकामी से शादी की है। अब शादी की है तो उनकी डरावनी आवाज़ क्या, उनके डरावना चेहरा भी देखना पड़ेगा और उनके साथ उनके रूम में भी रहना पड़ेगा। मिष्टी की ये बात सुन निसी और डर जाती है। और निसी जिसने वर्चस्व निकामी के नाम के बस नाम से ही शादी की है, उसे कभी देखा नहीं है। उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे उस आदमी के साथ रहना था। निसी नगामी मेंशन में सालों से काम करती आ रही है, लेकिन कभी भी उसने अपने मालिक वर्चस्व नगामी को देखा नहीं था। उसने सबके मुंह से सुना था कि वो बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए वो कभी गलती से भी अपने मालिक के सामने नहीं आती थी। हाँ, उसने एक दो बार बस चोरी छिपके वर्चस्व की आवाज़ सुनी थी, जिसे सुनकर वो और डर जाती थी। एक कोल्ड भरी सी आवाज़ जो किसी का भी गला सुखा दे, जिसकी आवाज़ सुनकर ही निसी डर जाती थी। अब वो उसी आदमी की वाइफ थी। उसे उस आदमी के साथ एक रूम में रहना था। ये सोचकर ही निसी के पैर कांप उठते हैं। इसीलिए तो अभी वर्चस्व के रूम में जाने से मना कर रही है, डर रही है। निसी एक बार फिर घबराहट भरी आवाज़ में मिष्टी से बोली, मिष्टी तुम भी चलो ना मेरे साथ। निसी की ये बात सुन मिष्टी अपनी आंखें बड़ी कर झट से बोली, ना बाबा ना, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। वर्चस्व निकामी नाम की मुसीबत को तुमने खुद ही चुना है, तो अब तुम्हें उनको झेलो मेरी प्यारी भाभी। ये बात बोल मिष्टी आंख मार देती है, जो देख निसी का मुंह फुल जाता है। वो दांत पीस के रह गई। मिष्टी ने एक बार फिर निसी से छिटकाने वाली बात की, जिससे अब की बार निसी चिढ़ जाती है। पर मिष्टी तो निसी के पूरे मजे लेने की मूड में थी। मैं तो चली सोने। एंजॉय योर स्पेशल नाइट भाभी, बस याद रखना भाई को गुस्सा ना आए, अदरवाइज कल तुम्हारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। मिष्टी की बातें बोल हल्के से हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। पीछे से निसी उस पर गुस्सा करते हुए बड़बड़ाती है, मिष्टी की बच्ची, कभी तुम भी मुश्किल में पड़ोगी तब मैं भी तुम्हारे मजे लूंगी। मिष्टी तो चली गई। अब बची निसी। वो डरी हुई खड़ी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वर्चस्व के रूम के अंदर जाने की। तभी यहाँ दादी माँ आती है। उन्होंने तेज आवाज में निसी से कहा, तुम अभी तक यही खड़ी हो। दादी माँ की आवाज़ सुन निसी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। फिर वो खुद को संभाल नॉर्मल होते हुए बोली, ओ मैं रूम में जा ही रही थी।
दादी माँ निसी दादी माँ से भी थोड़ा डरती है, इसलिए उनके सवालों के डर से निसी यहाँ से एक पल नहीं रुकती और वो रूम के अंदर चली जाती है। निसी दादी माँ की डर की वजह से वर्चस्व के रूम के अंदर तो चली जाती है, लेकिन अंदर पहुँचते ही वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे ही वो किसी रूम में नहीं भूतिया घर में आ गई हो। वर्चस्व का रूम कोई भूतिया घर नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा सुंदर सा कमरा था, जिसमें रहे सारे सामान बहुत ही लग्जरियस और यूनिक थे। और आज उसमें तो चार चांद लगे हुए थे, क्योंकि पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। किंग साइज के बेड पर सुहाग रात की सेज सजी हुई थी। रूम की डेकोरेशन देख पहले से ही डरी हुई निसी की सांसें ही रुक जाती है और दिल जोरों से शोर करने लगता है। निसी का ऐसा हाल होना लाजमी था, क्योंकि आज उसकी सुहाग रात थी, उसके उस पति के साथ जिसको उसने कभी पहले देखा नहीं है। उसका आज उस आदमी से सामना होगा जिससे वो डर के मारे छिपी रहती थी, उसके सामने कभी नहीं जाती थी। निसी डरी हुई पूरे रूम में अपनी नज़र घुमा के रूम को देखती है। वो अपने कदम धीमे धीमे बढ़ाकर रूम के बीचों बीच बेड के पास पहुंच जाती है। रूम में कोई नहीं था, बहुत शांति थी, बस निसी की डर के मारे बढ़ी हुई सांसें ही रूम में हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, जिन्हें निसी गहरी सांस लेकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निसी, रूम में कोई नहीं है तो इतना डर क्यों रही है, रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे निसी ने खुद को समझाया और खुद के डर को थोड़ा कम किया। धीरे धीरे निसी की घबराहट कम होने लगती है। पहले वो रूम में आने से डर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी रूम में उसका पति वर्चस्व होगा, पर उसे समझ आ चुका था कि रूम में कोई नहीं है, इसीलिए उसका डर भी कम हो जाता है। निसी अपने सिर से अपना घूंघट हटाती है और आराम करने के लिए बेड पर बैठ नहीं होती है। तभी रूम का गेट खुलता है और कोई रूम के अंदर आता है, जिसे देखने निसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों पर ढेर सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे उसने न जाने क्या देख लिया हो। कमरे में वही व्हीलचेयर वाला आदमी आता है जो सुबह निसी की शादी के टाइम पर इस घर में आया था। उस व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को देख ही निसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में सवाल आ जाते हैं। निसी अपने में सोचती है, ये आदमी जो व्हीलचेयर पर बैठा है वो कौन है और वो इस वक्त रात में इस कमरे में क्यों आया है। निसी उस आदमी को पहली बार देख रही थी, उसका दिमाग इन सवालों से घिरना लाजमी था। वो व्हीलचेयर पर बैठा आदमी भी निसी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी दिखने में काफ़ी हैंडसम था, उसकी बॉडी भी मस्कुलर थी। अगर वो व्हीलचेयर पर ना बैठा होता तो एक हैंडसम टॉल परफेक्ट बॉडी वाला आदमी था, जिस पर कोई भी लड़की मर मिटे। निसी तो उस आदमी को अचानक अपने कमरे में देख हैरान थी। उस आदमी से सवाल करना चाहती थी कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया है, पर कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बोल उठा। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में निसी से कहा, पहले ही नज़र में अपनी पति को नज़र लगाओगी क्या, मिसेज निसी वर्चस्व नगामी। जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, निसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान में एक ही आवाज़ गूंजने लगी, पहले ही नज़र में अपने पति को नज़र लगाओगी क्या। मतलब वो व्हील चेयर पर बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि वर्चस्व नगामी था, जिससे निसी ने शादी किया। उसका पति निसी बस हैरानी से वर्चस्व को देखती रह गई। शायद उसने कभी सोचा नहीं था वो जिस आदमी के बारे में बिना कुछ जाने उसके नाम का सिंदूर लगा रही है, वो आदमी एक अपाहिज होगा। एक लड़की अपनी शादी के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाती है, और निसी के साथ क्या हुआ है, उसकी शादी एक अपाहिज आदमी से कर दी गई है, जिसके बारे में उसे पहले कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में निसी के पैरों तले जमीन खिसकना ही था। वर्चस्व को देखते हुए निसी के चेहरे के भाव भाव बार बार बदल रहे थे। उसे समझ नहीं आता ये सब उसके साथ क्या हुआ है और अब वो कैसे रिएक्ट करे। कुछ पल निसी हैरानी से खड़ी रही, फिर वो अगले ही पल रूम से बाहर चली गई। निसी के ऐसे चले जाने से व्हीलचेयर पर बैठे वर्चस्व की भाव आपस में जुड़ जाती है, साथ ही वो अपने मुट्ठी को भींच लेता है। वही रूम से बाहर निकलते ही निसी की आंखों से आंसू का एक कतरा बह चलता है। इस शादी में उसकी मर्जी थी, लेकिन उसका पति पैरों से अपाहिज होगा, शायद ये चीज निसी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। निसी दादी माँ के रूम में पहुंचती है। निसी को अपने रूम में देख दादी माँ को बिल्कुल हैरानी नहीं होती है, जैसे वो पहले से जानती हो कि निसी उनके पास आएगी। निसी बल भरे भाव से दादी माँ से कुछ कहने को होती है, पर निसी कुछ कहती उससे पहले ही दादी माँ बोल उठती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो, लेकिन कुछ बोलने से पहले उन बातों को तुम याद कर लेना जो तुमने मुझसे कहा था। दादी माँ की बात सुन कुछ बोलने के लिए निसी के खुले हुए होंठ बंद हो जाते हैं। वो कुछ सोचने लगती है। दादी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी, अपने पति की एक अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। ये बातें सोच निसी दादी माँ से धीमी आवाज में बोली, पर दादी माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया, आपने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। आपने मुझे ये नहीं बताया
कि वो अपाहिज है। आपने मुझसे झूठ बोला और आप चाहती हैं कि मैं उनके साथ शादी का रिश्ता निभाऊँगी। ऋषि ने जैसे ही ये बातें बोली, दादी माँ गुस्से से टमटमा उठी। "ऐ लड़की, मेरे पोते को अपाहिज बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपाहिज नहीं है वो, बस बीमार है और उसको ठीक तू करेगी, इसीलिए तेरी शादी उससे करवाई है मैंने। और तू अपनी बात से अब मुकर नहीं सकती। और वो क्यों, वो तू जानती है।" दादी माँ की बात सुन एक बार फिर निसी खामोश रह गई। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। उसके साथ धोखा हुआ था, उससे वर्चस्व का सच छिपाकर एक अजीब शादी करवाई गई। निसी सोचने लगती है, शायद वर्चस्व की कमी के कारण ही उसके बिना ही उसकी शादी कराई गई। निसी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, दादी माँ और सबसे सवाल करना चाहती थी जिन्होंने उससे सच छिपाया था। उसे एक ऐसे आदमी के साथ बांध दिया था जो अपाहिज था, पर बात वही, इतने सवालों के बाद भी वो चुप रह गई। निसी चुपचाप खड़ी थी। तभी दादी माँ तेज आवाज में उससे बोली, मेरे पोते का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। एक अच्छी पत्नी की तरह तुम्हें उसके साथ रहना है, उसकी सेवा करना है। वो जो बोले सब तुम्हें करना है, लेकिन इन सब के साथ तुम्हें अपनी औकात भी मत भूलना कि तुम इस घर की बहू से पहले क्या थी। इस घर में मेरे कहने का मतलब अच्छे से समझ गई होगी। तुम अब जाओ अपने कमरे में। दादी माँ ने निसी को यहाँ से जाने का कह दिया। निसी कुछ पल चुपचाप यहाँ खड़ी रही, फिर धीमे पैरों से यहाँ से चली गई। निसी वापस अपने रूम के बाहर आकर खड़ी होती है। वो रूम के गेट को देखते हुए खुद में बुदबुदाती है, निसी तूने खुद ये रास्ता चुना है, अब चाहकर भी तू पीछे नहीं हट सकती। तेरे पास इस रिश्ते को निभाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। निसी ने खुद को दिलासा दिया। फिर वो रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर आते ही निसी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी। उसको देखते ही निसी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अर्चस्व के पास भागी और वर्चस्व का हाथ हल्के से पकड़कर बोली, ये इतना सारा खून। वर्चस्व का हाथ खून से लथपथ था। उसके चेहरे के पास एक कांच का गिलास टूटा हुआ गिरा था। शायद उसी काँच से उसने खुद को चोट पहुँचाया था, उसके हाथ में लगी थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई सिकन तक ना थी। और जब निस्सी ने उसे छुआ तो उसने गुस्से से भी निस्सी को खुद से दूर फेंक दिया और उस पर चिल्लाता है, अब क्यों आई हो यहाँ? अभी तो मुझे देखकर तुम चली गई थी ना? इसीलिए चली गई थी ना क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर बैठा हुआ हूँ, चल नहीं सकता हूँ। वर्चस्व ने निस्सी को काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से छोटी सी निस्सी जाकर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है, उसके सिर पर ज़ोरों से लग जाती है। वो वर्चस्व की इस हरकत से हैरान रह जाती है। वो अपना सिर पकड़ ज़मीन से उठती है। वर्चस्व ने अपने साथ निस्सी को भी चोट पहुँचा दी थी, फिर भी निस्सी अपनी भी वर्चस्व का ही ख़्याल करती है। हालाँकि निस्सी वर्चस्व से डर रही थी, फिर भी वो धीरे से बोलती है, आपके हाथ में लगी है। निस्सी पूरा बोलती उससे पहले ही वर्चस्व उसको गुस्से से देखता है। वर्चस्व की एक नज़र और निस्सी सहम सी जाती है। ना उसके मुंह से एक शब्द निकलता है और ना ही वो जहाँ खड़ी थी उस जगह से हिल पा रही थी। वर्चस्व निकामी एक व्हीलचेयर के सहारे चलने वाला ज़रूर आदमी है, लेकिन उसकी कमी कभी उसके औरे और खौफ को कम न कर पाई। निसी को अभी कुछ ही पल हुए थे वर्चस्व से मिले हुए, मिली भी नहीं है अभी अच्छे से, फिर भी वो समझ चुकी थी कि क्यों डरते हैं सब वर्चस्व से। जो आदमी गुस्से में खुद को हर्ट कर सकता है, कोई उसकी मदद कर रहा है उसको भी हर्ट कर सकता है, तो वो कितना खतरनाक होगा। लोग उससे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और निसी तो वैसे भी वर्चस्व से डरती थी। उसके लिए आज वर्चस्व से सामना करना किसी पूरे नाइटमेयर से कम नहीं है। वो डरी हुई थी, शायद इतना ज़्यादा कि डर के मारे उसके पैर हल्के काँप रहे थे। वर्चस्व अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए अपनी डीप आँखों से गुस्से से निसी को घूर रहा था और निसी डरी सहमी सी दुल्हन के जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। कुछ पल खामोशी के बाद अचानक ही वर्चस्व ने निसी से कहा, मुझे नहाना है, तुम मुझे नहलाओ। वर्चस्व की ये बात सुन निसी की भवें आपस में जुड़ गई। मतलब अभी तो वो दोनों मिले हैं और वर्चस्व उसे खुद को नहलाने की बात कर रहा है। निसी हैरानी से वो कि आप क्या कह रहे हैं? वर्चस्व कठोरता से जवाब देता है, जो तुमने सुना तुम मेरी हालत देख ही सकती हो। मुझे कुछ भी करने के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत रहती है और वो केयर टेकर अब तुम हो। मेरे सारे काम अब तुम करोगी। निसी अटकती हुई आवाज़ में बोली, मैं कैसे? वर्चस्व ने बिना किसी भाव के कहा, बीवी हो तुम मेरी, अपने पति की सेवा करना ये तो तुम्हारा फर्ज है। निसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो फिर से वर्चस्व की बात पर कुछ कहना चाहती है, पर वर्चस्व के तीखे नजर देख शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। जो वर्चस्व बोल रहा था वो निसी करना नहीं चाहती थी, लेकिन डर की वजह से वह इनकार नहीं कर पाई। निसी धीरे से बोली, जी मैं। वर्चस्व ने फिर से निसी की बात नहीं सुनी और उस पर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? आई सेड मुझे नहाना है। इस बार वर्चस्व के चिल्लाने से निसी चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बस डर के मारे वर्चस्व को पकड़ती है और उसे वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में तो निसी वर्चस्व को ले आती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता वो आगे क्या करे। वो नर्वसनेस से वर्चस्व से पूछती है, ओ मैं अब क्या करूं? वर्चस्व अपनी नज़र चढ़ा निसी को देखता है।
फिर वो अपना खून से लथपथ हाथ आगे कर देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी सोचती है शायद वर्चस्व उसके हाथ से खून साफ करने को बोल रहा है, तो वह जल्दी से वर्चस्व का हाथ पकड़ती है और उसे साफ करने लगती है। वर्चस्व के हाथ में सच में बहुत घाव था, जिसे देख निसी को डर लग रहा था। लेकिन वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। थोड़ी देर में निसी वर्चस्व का हाथ साफ कर देती है। फिर वो उससे पूछती है, अब क्या करूं? इस पर दवाई लगा दूं? बहुत ज़्यादा घाव है। वर्चस्व कठोरता से बोला, नहीं, पहले मैं नहाऊंगा, तुम मेरी शॉर्ट खोलो। शॉर्ट खोलने की बात सुन निसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो वर्चस्व से थोड़ी दूर हो जाती है और सब पकाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी शॉर्ट खोलूं? नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। फाइनली इतनी देर बाद अब निसी ने वर्चस्व को मना ही कर दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर निसी का मना करना वर्चस्व को पसंद नहीं आता है। वो गुस्से से निसी को देखने लगता है। निसी सहम जाती है, पर वह हिम्मत कर बोली, ओ आपके हाथ तो ठीक है, फिर आप खुद क्यों अपना काम नहीं कर लेते? निसी की इस बात पर वर्चस्व दाँत भेजते हुए बोला, यू कांट सी, मेरे हाथ में लगी है। वर्चस्व की ये बात सुन निसी वर्चस्व के हाथ की तरफ देखती है, जिसकी हथेली से अभी भी हल्का खून रिस रहा था। निसी को अपने हाथ की तरफ देखते हुए देख वर्चस्व ने उस पर फिर गुस्सा किया। खड़े खड़े तुम देख क्या रही हो? वर्चस्व बस गुस्सा कर रहा था और निसी बार बार सहम सी जाती है। वो अटकती हुई आवाज में बोलती है, कर रही हूँ। निसी वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलने के लिए थोड़ा उसके ऊपर झुकती है। निसी के ऐसा करने पर उसका चेहरा वर्चस्व के चेहरे के बेहद करीब हो जाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और निसी की आंखों में थोड़ी मासूमियत, थोड़ी घबराहट, थोड़ी डर तो थोड़े सवाल सब थे। वर्चस्व की ये आंखें जिनमें कोई भाव नहीं था, लेकिन वह इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसकी आंखों को देखे तो उन आंखों में ही खो जाए। पर निसी को उसकी ग्रे आंखों से उससे नज़रें मिलाने में डर लगता है, इसलिए वह जल्दी अपनी नज़रें झुका लेती है। निसी की यह हरकत जब वर्चस्व ने देखी तो न जाने क्यों वर्चस्व के होठों पर एक डेविल से स्माइल आ गई और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से भाव रहित हो जाता है। वर्चस्व के चेहरे पर कैसे भाव आ जा रहे थे ये निसी नहीं देख पाती है, क्योंकि उसकी नज़रें झुकी हुई थी। निसी धीरे धीरे अपने हाथ वर्चस्व की शॉर्ट की ओर बढ़ाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मतलब वह जिस आदमी से इतना डरती थी, आज उसी के इतने करीब थी, उसकी शर्ट खोलने जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था शादी के बाद उसे ये सब करना पड़ेगा। निसी के हाथ एकदम वर्चस्व की शर्ट के बटन के पास रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन बटन को खोल दे। वो अपने मन में सोचती है, प्लीज़ आप कहे ना ये ही रुक जाऊं, मैं खुद से कर लूँगा। बेचारी निसी सोच रही थी कि वर्चस्व उसे मना कर दे, पर वह ऐसा कुछ नहीं करता। वर्चस्व ने नहीं रोका तो निसी ने खुद से उसे पूछने का सोचती है कि निसी अपने नज़रें झुकाए हुए वर्चस्व से धीरे से पूछती है, आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी शर्ट खोलूं? निसी के इस सवाल पर वर्चस्व रूडली बोला, मुझे बातों को रिपीट करने की आदत नहीं है। वर्चस्व की ये बात सुन निसी अपनी आंखें भींच लेती है। उसे लगता है उसे वर्चस्व से सवाल करना ही नहीं चाहिए था। फिर निसी ने अपनी आंखें खोली। वो गहरी सांस लेती है और अपने कांपते हुए हाथ वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलने लगती है। इस काम को करते हुए निसी के हाथों में रही चूड़ियां शोर मचा देती है। निसी वर्चस्व की शर्ट खोल रही थी, उसकी चूड़ियों का शोर पूरे वॉशरूम में गूंज उठता है। उसकी चूड़ियों का शोर सुन वर्चस्व निसी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। वही वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलते हुए निसी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इस वजह से उसके हाथ बार बार वर्चस्व के चेस्ट को छू जा रहे थे। इस छुअन से निसी के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ चलती है और उसे थोड़ी शर्म भी आती है, इसीलिए उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। जैसे जैसे बटन खुलती जाती है वर्चस्व की चेस्ट और दिखती जाती है और निसी शर्म से पूरी टमाटर की तरह लाल पड़ने लगती है। निसी पहली बार किसी आदमी के इतने करीब थी और ये सब कर रही थी, इसीलिए उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसकी सांसें बढ़ रही थी, माथे पर घबराहट की लकीरें थी। वही वर्चस्व के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन निसी के छुअन से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। एक नौजवान आदमी और एक खूबसूरत लड़की करीब हो और उनके बीच कुछ फ़र्क ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस करीबी से वर्चस्व और निसी दोनों को फ़र्क पड़ रहा था। हालांकि वह आज ही मिले हैं, लेकिन जैसा वो रिएक्ट कर रहे थे वो कुछ और ही उनके बीच देखने को मिल रहा था। कुछ पल में जैसे तैसे निसी वर्चस्व की शर्ट खोल देती है। जैसे ही उसने सारी बटन खोली उसकी आंखें पथरा सी गई, उसका गला सूख गया। उसने अपना थूक घटक लिया और उसकी काली झील सी आंखें वर्चस्व की नेक चेस्ट पर ठहर सी गई। वर्चस्व की चेस्ट बहुत ही हॉट और सॉलिड थी। ऐसा लग रहा था उसने सालों जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाई थी। उसके 8 एब्स भी थे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव थे। जब निसी की नज़र उन एब्स पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में घूमने लगा, एक व्हीलचेयर पर बैठा आदमी इतना हॉट। निसी ऊपर से नीचे तक वर्चस्व को चेक करती है। वो बुरी नज़र से वर्चस्व को देखना नहीं चाहती, लेकिन वर्चस्व की पर्सनालिटी थी ही ऐसी कि निसी उसे चेक करने से खुद को रोक नहीं पाती। निसी वर्चस्व को चेक कर रही थी, ये वर्चस्व देख लेता है।
वो बड़ी बेशर्मी से बोला, ऐसे देखो मत, अगर कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। तुम मैं अपाहिज हूँ, तुम नहीं। तुम मेरा फ़ायदा उठा सकती हो। वर्चस्व की ये बातें सुन निसी का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वो अपने मन में बोली, ये आदमी खुद को समझता क्या है? कोई लाज शर्म है या नहीं? कैसे बोल रहा है मेरा फ़ायदा उठा सकती हो? क्या मैं इन्हें कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? निसी अपनी मन की बड़बड़ में गुम थी। तभी वर्चस्व ने फिर कहा, क्या सोच रही हो तुम? जो मन करे कर लो मेरे साथ। वैसे भी मुझे भी इन सब की नीड है। मैं चाहता हूँ कोई मुझे सेटिस्फाई करे, मेरी नीड को पूरा करे। वर्चस्व की ये बातें सुन फिर से निसी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे वर्चस्व की कुछ बातें समझ आई और कुछ सर के ऊपर से चली गई। वो अटकती हुई आवाज़ में बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप चाहते क्या है? निसी के सवाल पर अब वर्चस्व निसी को ऊपर से नीचे तक चेक करता है। फिर सपाट लहजे में बोला, वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है। निसी फिर सवाल करती है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाहता है? निसी ने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे उसे बिल्कुल भी पता ना हो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच रिश्ता होता है। उसके चेहरे के भाव बहुत भोले थे। निसी का ये भोलापन देख वर्चस्व ने नॉर्मल लहजे में कहा, ले बेट, मुझे रूम में ले चलो। वर्चस्व की ये बात सुन फिर से निसी हैरान हो जाती है। वो कन्फ्यूजन भरे भाव से बोली, क्यों, क्या हुआ? आपको तो नहाना था ना? निसी के सवाल पर वर्चस्व निसी को घूरता है और रूड टोन में बोला, जितना बोला है बस उतना करो तुम। मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वर्चस्व की आवाज़ काफ़ी डीप और कोल्ड सी थी, जो कि बिना कोई डरावनी बात बोले ही बिना निसी को डराने के लिए काफ़ी थी। जैसे अभी निसी डर जाती है। वो अब वर्चस्व से कोई सवाल नहीं करती। निसी वर्चस्व के ऊपर झुकी हुई थी तो वह उसके ऊपर से उठने लगती है, पर निसी उठती तभी वो पता नहीं कैसे फिसल सी जाती है और वो वर्चस्व के ऊपर ही जा गिरती है। उसका छोटू सा चेहरा जाकर वर्चस्व की चेस्ट पर रख जाता है। निसी अचानक गिरी, इसीलिए खुद को संभालने के लिए वर्चस्व निसी को उसकी कमर से पकड़ लेता है। निसी का चेहरा वर्चस्व की चेस्ट पर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके शोल्डर पर थे। वही वर्चस्व के दोनों ही हाथ निसी की पतली कमर पर रखे हुए थे। वर्चस्व की हथेली इतनी बड़ी थी कि उसके हाथों की हथेली की दबोच में निसी की पूरी कमर थी। ये इतना अचानक हुआ कि दोनों ही शॉक थे। कुछ पल बाद निसी सेंस में आती है तो वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। ओह सॉरी, पता नहीं कैसे। निसी डरी हुई थी। उसे लग रहा था वो वर्चस्व के ऊपर गिर गई, वो अब मुझ पर गुस्सा करेगा। डर के मारे निसी काफ़ी हड़बड़ी में वर्चस्व के ऊपर से उठ रही थी। इस वजह से वो उठती तो नहीं बल्कि एक बार और फिसल जाती है। इस बार निसी का चेहरा जाकर वर्चस्व के चेहरे से जा मिलता है। दोनों का चेहरा बहुत करीब था। दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी और उनके होठों के बीच बस जरा सी दूरी थी। वर्चस्व के इतने करीब होने पर निसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी कर्जरारी आंखों से डर भरे भाव से वर्चस्व की आंखों में देख रही थी। वर्चस्व की आंखें किसी पत्थर की तरह कठोर थी। उसकी आंखों में देख निसी और डर जाती है। निसी फिर से वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। तभी उसे अपने पेट पर कुछ हॉट सा चुभा। उस चुभन को महसूस कर उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह। निसी की ये आवाज़ बहुत अजीब सी थी, जैसे उसने मौन किया हो। निसी मौन करती है। उसकी मौन भरी आवाज़ सुन वर्चस्व की भावें आपस में जुड़ जाती है। वही निसी वो अपना हाथ अपने पेट के पास ले जाकर चेक करने लगती है कि उसको क्या चुभा। चेक करते हुए निसी का हाथ किसी हार्ड चीज़ पर पड़ता है जो कि उसके पेट को छू रहा था। वो हार्ड चीज़ को महसूस कर पहले निसी के चेहरे पर कन्फ्यूज़न भरे भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और कुछ पल सदमे में रहती है। फिर बड़ी बड़ी आंखें कर वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है। वर्चस्व के चेहरे की तरफ देख निसी की और बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वर्चस्व के चेहरे की भी हवाएं उड़ी हुई थी। वर्चस्व के चेहरे का ये हाल देख निसी हैरानी से एक बार वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है तो एक बार अपने हाथ की तरफ, जो शायद उसने उस जगह रख दिया था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। निसी का हाथ वर्चस्व के दोनों थाई के बीच रखा हुआ था। निसी के चेहरे पर टेंशन भरे भाव आ जाते हैं। वो अब बड़ी हड़बड़ी से वर्चस्व के ऊपर से उठ खड़ी हो जाती है और वर्चस्व से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। निसी को बहुत अजीब लग रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने जो गलती से अभी हरकत की थी उसकी वजह से उसे लग रहा था वो जाकर कहीं छिप जाए और वर्चस्व के सामने कभी ना आए। वहीं निसी की तरह वर्चस्व का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर अगले ही पल वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसने निसी से कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे ना जाने क्या हो गया हो? ये तो नॉर्मल है। तुम मेरे पास आई और मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई। वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सो इसके लिए तुम्हें एम्बैरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे टच कर सकती हो, फील कर सकती हो। वर्चस्व ने ये बात ऐसे टोन में बोली जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो, कुछ हुआ ही ना हो। ना चेहरे पर कोई भाव, ना बातों में शर्म। अब वर्चस्व बेशर्म हो चुका था, पर निसी नहीं। उसने तो ये सब पहली बार फेस किया था। उसका तो मन कर रहा था वो कहीं दीवार से अपना सर पीट ले या धरती खोद कर उसमें समा जाए। निसी का ऐसा फील करना लाजमी भी था। एक तो वो पहले से ही शर्मिंदा थी, फिर वर्चस्व की बात जिसे सुन उसके दिमाग में बस यही आया
ये कितना बेशर्म और मुंहफट है। ये निसी ने अपने मन में वर्चस्व को कोस दिया, लेकिन उसने सामने वर्चस्व से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस अपनी नज़रों को शर्मिंदगी से झुकाए हुए खड़ी रही। निसी चुपचाप खड़ी थी तो वर्चस्व ने उसे सवाल किया, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बोलो। निसी धीरे से बोली, कुछ नहीं, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ। निसी सच में बहुत शर्मिंदगी फील कर रही थी। जो कुछ उसके और वर्चस्व के बीच हुआ उसके बारे में वो और बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती और बात को टाल देती है। निसी गहरी सांस ले थोड़ा खुद को संभालती है, फिर वो वर्चस्व को लेकर रूम में चली जाती है। निसी वर्चस्व को लेकर रूम में आती है। अब निसी भी थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। रूम में आते ही वर्चस्व ने निसी से अपने हाथ पर ड्रेसिंग करवाए, फिर उससे अपनी खुली हुई शर्ट को पूरी उतारने को कहा। हाथ की ड्रेसिंग तो निसी ने कर दी, पर फिर से शर्ट उतारने की बात सुन निसी परेशान हो जाती है। वॉशरूम में जो कुछ हुआ उसकी वजह से निसी फिर से वर्चस्व के करीब जाने में घबरा रही थी। वो सोच रही थी उसे वर्चस्व के पास ना जाना पड़े, इसीलिए उसने अटकती हुई आवाज़ में वर्चस्व से कहा, अब आपको शर्ट क्यों उतारनी है? अब तो आपको नहाना भी नहीं है। निसी ने सवाल किया और वर्चस्व गुस्सा हो गया। वो निसी को घूरने लगा। वर्चस्व के घूरने से निसी के चेहरे का रंग उड़ गया और ना चाहते हुए भी डर की वजह से उसे वर्चस्व की शर्ट उतारनी पड़ती है। निसी एक बार फिर वर्चस्व के करीब जाती है, हल्का सा उसके ऊपर झुकती है। इस बार वर्चस्व के करीब जाने में निसी बहुत नर्वस थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि अब वो कोई गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए वो वर्चस्व से एक दूरी मेंटेन की हुई थी। उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसकी बॉडी की तरफ भी नहीं देखती है। बस खुद के हाथों को देखते हुए वो अपनी नज़रें नीचे किए हुए बिना वर्चस्व को जरा सा भी छुए उसकी शर्ट उतार देती है और जल्दी से वर्चस्व से दूर हट जाती है। दूर वो एक रिलैक्स भरी गहरी सांस लेती है, जैसे न जाने कितनी बड़ी जंग लड़कर आई थी। वो निसी ने रिलैक्स फील किया, तभी वर्चस्व ने उस पर एक और बम फोड़ दिया। वर्चस्व ने निसी से कहा कि वो उसे बेड पर लिटा दे। वर्चस्व की ये बात सुन निसी ने जो वर्चस्व की शर्ट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। निसी हैरान होती है क्योंकि वो अब वर्चस्व से दूर रहने की सोच रही थी और वर्चस्व उसे ऐसे काम बता रहा था जो बिना पास जाए हो ही नहीं सकता है। निसी का मुंह बन जाता है, पर वही वो वर्चस्व को मना नहीं कर पाती है। निसी वर्चस्व की व्हील चेयर बेड के पास ले जाती है और उसे उठाकर बेड पर लिटाने लगती है। वर्चस्व को बेड पर लिटाते हुए निसी की पूरी जान निकल जाती है। मतलब निसी वर्चस्व को संभाल नहीं पाती। अब कहाँ मस्कुलर टॉल वर्चस्व और कहाँ पतली छोटी सी निसी, और उसने कभी ये काम किया भी नहीं था, तो वर्चस्व को नहीं संभाल पाती और नतीजा ये होता है कि निसी वर्चस्व को बेड पर लिटाने की जगह उसे गिरा देती है और खुद भी जाकर उसी के ऊपर गिर जाती है। वर्चस्व धड़ाम से बेड पर गिर जाता है और उसके ऊपर जाकर निसी भी गिर जाती है। निसी का चेहरा जाकर वर्चस्व के नेक चेस्ट पर घुस जाता है। निसी के दोनों हाथ भी वर्चस्व के चेस्ट पर ही रखे हुए थे और वर्चस्व के दोनों हाथ निसी की कमर पर थे। दोनों फिर एक बार वैसी हालत में थे जैसे कुछ देर पहले वॉशरूम में थे। निसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगती है। चेहरे पर घबराहट भरे भाव आ जाते हैं। वो वर्चस्व से दूरी बना रही थी, लेकिन अब वो उसी के ऊपर उसी की बाहों में थी। निसी हड़बड़ाते हुए वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। तभी उसे महसूस हुआ कि वर्चस्व के हाथ उसकी कमर कस रही थी। मतलब वर्चस्व निसी को खुद से ऊपर उठने नहीं दे रहा था। वर्चस्व की इस हरकत से निसी अपना चेहरा वर्चस्व की चेस्ट से उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि हमेशा की तरह भावहीन था। उसके भाव रहित चेहरे को देख निसी को समझ नहीं आता कि वर्चस्व चाहता क्या है। धीरे धीरे वर्चस्व के हाथों की कसन निसी की कमर पर तेज हो जाती है, मानो उसकी कमर को अपनी हथेलियों में भर लेना चाहता हो। निसी बुरी तरह घबरा जाती है। वो वर्चस्व के ऊपर से उठने की पूरी कोशिश करती है, पर वर्चस्व ने उसकी कमर को अपने हाथों से बुरी तरह दबोचा हुआ था। इस वजह से निसी उसके ऊपर से उठना तो दूर हिल भी नहीं पा रही थी। निसी की है रोने जैसी सूरत हो जाती है क्योंकि उसे हॉट होने लगता है। वर्चस्व की पकड़ से निसी रोनी सूरत बना वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है और नमी वाली आवाज़ में बोली, छोड़िए मुझे। निसी ने वर्चस्व को खुद को छोड़ने को कहा, पर वर्चस्व ने निसी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी ऊपरी बॉडी को मूव कर निसी को बेड पर कर दिया और खुद निसी के ऊपर आ गया। उसने निसी की दोनों हाथों को हथेलियों को अपने हाथ की हथेलियों में भर लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी हैरान ही रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने ऊपर आ रहे वर्चस्व को देखती ही रह गई। वहीं वर्चस्व ने कुछ पल निसी के चेहरे को घूरा, फिर अपने एक हाथ से निसी की ज्वेलरी उतारने लगता है। निसी को समझ नहीं आता ये वर्चस्व क्या कर रहा है। उसने हैरानी भरे भाव से वर्चस्व से सवाल किया, ये आप क्या कर रहे हैं?
निसी के सवाल पर वर्चस्व ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना काम कर रहा था। मतलब निसी की ज्वेलरी उतार रहा था। वर्चस्व ने निसी के कान के झुमके उतारे और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने अपनी उसकी मांग टीका, गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ सब उतार दिया। निसी वर्चस्व को रोकना चाहती थी, लेकिन वो इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वर्चस्व ने जब निसी की सारी ज्वेलरी उतार दी तो एक नज़र भर पहले निसी के चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसके लहंगे के दुपट्टे को खोलने लगता है। जब वर्चस्व ने ऐसा किया तो निसी बहुत घबरा जाती है। वो शायद समझ जाती है वर्चस्व उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। निसी वर्चस्व को धक्का देने लगती है, उसके चंगों से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन निसी की कोशिश से वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निसी के दुपट्टे को खोल देता है और उसे बड़ी बुरी तरह से निसी के सीने से अलग करके रूम के किसी कोने में फेंक देता है। निसी बिना दुपट्टे के वर्चस्व के सामने होती है। उसके ब्लाउज का नेक थोड़ा डीप था, जिस वजह से उसका क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। निसी डरी हुई थी और डर की वजह से वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, तो उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। निसी डरी हुई थी, लेकिन देखने वाले के लिए एक नज़ारा किसी अट्रैक्शन से कम ना था। जैसे वर्चस्व की नज़र निसी के सीने पर ही ठहर सी गई और अगले ही पल वो अपना चेहरा निसी की तरफ झुकाने लगता है। वर्चस्व अपना चेहरा निसी के सीने पर रखने ही वाला होता है, तभी वो अचानक रुक जाता है। वो एक बार निसी के चेहरे की तरफ देखता है, जिसमें डर और घबराहट के भाव के सिवा कुछ नहीं था। फिर वो अपना चेहरा निसी के ऊपर रख देता है, लेकिन उसके सीने पर नहीं, बल्कि उसके नेक पर। वर्चस्व अपना चेहरा निसी के नेक के पास रख देता है। उसके सख्त होंठ निसी की सॉफ्ट स्किन को छू रहे थे। कुछ पल बाद वर्चस्व निसी के नेक पर शक करने लगता है। निसी ने जब वर्चस्व के होठों के छुअन को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वर्चस्व निसी के नेक पर शक करता जा रहा था। उसका शक धीरे धीरे वाइल्ड होता जाता है और वो बहुत ज़ोर से निसी के नेक पर बाइट कर देता है। वर्चस्व ने काफ़ी ज़ोर से बाइट किया था, जिस वजह से निसी को जोर का दर्द होता है। वो जोर से चिल्ला उठती है। निसी दर्द में होती है, लेकिन उससे वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निसी के नेक पर एक ही जगह पर शक किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था। निसी की रोने जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि उसको सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी स्किन जल रही है, ऐसा निसी को फील हो रहा था। निसी दर्द भरी आवाज़ में वर्चस्व से बोली, आह प्लीज़ रुक जाइए, ये बहुत दुख रहा है। निसी ने वर्चस्व को रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। वर्चस्व निसी के नेक पर बाइट करता रहता है, जब तक कि निसी रोने नहीं लगती। जब निसी किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगती है, तब जाकर वर्चस्व अपने होंठ निसी के नेक से हटाता है। वर्चस्व ने बहुत बुरी तरह से निसी के नेक पर बाइट किया था। जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ पर पूरे रेड रेड हो गया था, मानो अगर वर्चस्व ना रुकता तो निसी की स्किन से खून ही निकलने वाला था। वर्चस्व उस बाइट के निशान को घूरता है, फिर निसी के चेहरे की तरफ देखता है। निसी का चेहरा लाल पड़ा हुआ था, आंखों से आंसू गिरने के निशान पड़े हुए थे और वो अपने होठों को बाइट कर रही थी, क्योंकि उसको अपने नेक पर जलन हो रही थी। उस दर्द और जलन में वो अपने होठों को बाइट कर रही थी। वर्चस्व ने निसी का ऐसा हाल देखा तो उसके चेहरे पर सातिर से भाव आ जाते हैं, जैसे निसी को दर्द में देख उसे अच्छा लग रहा हो। वर्चस्व ने कुछ पल रोती हुई निसी को देखा, फिर वो निसी से बोला, सुहाग रात का गिफ्ट कैसा लगा बीबी? वर्चस्व की ये बात सुन रोती हुई निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं। उसे वर्चस्व का ये गिफ्ट समझ ही नहीं आया। निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव देख वर्चस्व फिर से बोला, ऐसे मत देखो, हमारी सुहागरात का गिफ्ट दिया है ये मैंने तुम्हें। वर्चस्व ने इतना कहा, फिर वो निसी के कान के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाता है, वैसे अगर मैं ठीक होता तो आज रात तुम्हें सोने नहीं देता, तुम्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम मेरा नाम लेकर मौन नहीं करने लगती। ये बोल वर्चस्व ने हल्के से निसी के कान को काट लिया और फिर उसके सीने में अपना चेहरा रखकर उसी के ऊपर लेट गया। वहीं निसी फिर से सिसक उठी, साथ ही वो हैरान थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके दिमाग में वर्चस्व की बात चल रही थी। वो सोचने लगती है, अगर वर्चस्व ठीक होता, उसके पैर काम कर रहे होते तो उसके साथ क्या करता। एक बाइट में ही उसने जान निकाल दी, इससे आगे कुछ करता तो मैं मर ही जाती। निसी सब सोच डर जाती है, उसकी सांसें बढ़ जाती है, जो कि उसके ऊपर लेटे वर्चस्व के महसूस होता है। तो वो निसी के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, ऐसे सांस लेना बंद करो, तुम मेरा हार्मोन्स को जगा रही हो, फिर मत कहना कुछ चुभा। वर्चस्व की ये बात सुन निसी अपनी सांसों को ही रोक लेती है। उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है। वो काफ़ी देर अपनी सांसों को रोक कर रखती है और ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। वही वर्चस्व भी निसी के ऊपर लेटे हुए ही सो जाता है। दोनों ही गुलाब से सजे हुए बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वर्चस्व तो पूरा ही निसी के ऊपर सोया हुआ था और नींद में निसी भी वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती है। अगले दिन निसी की नींद खुलती है। उसे ऐसा लगता है उसका पूरा बदन टूट रहा है। वो दर्द से कराह उठती है। आह! इसी कराह के साथ निसी ने अपनी आँख खोली। आँख खोलते ही निसी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि अभी भी उसके ऊपर लेटे हुए उसके सीने से लगा हुआ सो रहा था। वर्चस्व को अपने ऊपर लेटे देख निसी ने गहरी सांस छोड़ी।
फिर वो सोते हुए वर्चस्व को अपने ऊपर से साइड करने लगती है। निसी निसी से अब और वर्चस्व का वजन नहीं सहा जा रहा था। वो बेड से उठना चाहती थी, इसीलिए वो वर्चस्व को खुद के ऊपर से उठाने लगती है, पर वो वही नाजुक निसी मस्कुलर वर्चस्व को हिला नहीं पा रही थी। निसी परेशान हो उठती है। वह खुद में बड़बड़ाती है, ये आदमी है या हाथी, हिल ही नहीं रहे हैं। एक तो पूरा मेरे ऊपर चढ़ गए, इन्होंने मुझे अपना पेट समझ लिया है क्या। वर्चस्व सो रहा था और उसके सोने का पूरा फायदा उठा रही थी निसी। उसे कोसती जाती है। बड़ी कोशिश के बाद कैसे भी हिला डुला कर निसी वर्चस्व को तो नहीं अपने ऊपर से हटा पाती, लेकिन खुद उसके नीचे से ज़रूर निकल जाती है। छोटी सी थी निसी चूहिया की तरह। वर्चस्व की पकड़ से निकलना उसके लिए ज़्यादा आसान था। वर्चस्व से दूर हो निसी के चेहरे पर एक जीत वाले भाव थे। वो इन्हीं भाव के साथ वर्चस्व की तरफ देखती है, जो कि अब अकेला बेड पर चेस्ट के बल लेटा हुआ था और सो रहा था। निसी की नज़र वर्चस्व के चेहरे पर पड़ी। सोते हुए वर्चस्व काफ़ी हैंडसम और इनोसेंट लग रहा था। चेहरा उसका शांत था, हेयर उसके बिखरे हुए थे जो कि उसके माथे पर रखे हुए थे। वर्चस्व को ऐसा देख एक पल के लिए निसी की नज़र उस पर ठहर सी गई। वो मजबूर हो जाती है वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक चेक करने पर। निसी अपने किजरारी आंखों से टुकुर टुकुर वर्चस्व को चेक करती है। उसकी नज़रें वर्चस्व पर फिसल रही थी। तभी वह अचानक वर्चस्व से अपनी नज़रें फेर लेती है और खुद में बोली, निसी तुम मासूम है, ये बेशर्म है, और एक मासूम और बेशर्म का कोई मैच नहीं हो सकता। मैं इनसे दूर रहूंगी। निसी इन्हें इतना कह वो बेड से उठने लगी। जैसे ही निसी खड़ी हुई, वो दर्द से एक बार फिर कराह उठी। मेरी कमर टूट गई। निसी को अपनी कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, इसीलिए वो दोबारा बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद निसी दोबारा उठी। इस बार वह संभल कर उठती है तो उसे कोई दर्द नहीं होता। निसी वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी रूम के डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आई। निसी डोर खोलने जाती है। निसी ने डोर खोला तो सामने मिस्टी खड़ी थी। मिस्टी बड़ी खुशी से बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। मिस्टी बस इतना बोल कर रह गई। आगे वह हैरानी से निसी को देखने लगी। मिस्टी के चेहरे के ये भाव देख निसी खुद की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि मिस्टी उसे ऐसी क्यों देख रही है। जब निसी ने खुद को देखा तो वो खुद हैरान हो जाती है। निसी पूरी मैसी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा उसने लिया नहीं था। उसके एक साइड कंधे से उसके ब्लाउज का गला भी हल्का उतरा हुआ था और उसका लहंगा भी हल्का लूज था। निसी की हालत ऐसी थी मानो वो अभी कुछ नॉटी हरकत करके आई है। निसी की हालत देख मिस्टी हैरान हो जाती है, फिर निसी भी हो जाती है। जब निसी को एहसास हुआ वो कैसी हालत में है तो अपने को थोड़ा ठीक करते हुए अटकती हुई आवाज़ में मिस्टी से बोली, ओ मिस्टी, तुम यहाँ मतलब कुछ काम था। निसी ऑकवर्ड सा फील कर रही थी, इसीलिए मिस्टी से कुछ भी बोल दी। वो निसी के बोलने से मिस्टी सेंस में आती है, वापस नॉर्मल हो जाती है और उसने मिस्टी से कहा, ओहो लगता है मैंने अपनी भाभी को डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो निसी कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन मिस्टी की ये बात सुन उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मिस्टी उसे छेड़ रही थी। वही मिस्टी बोलना जारी रखती है, वैसे अभी तुम अपने कार्य में खेद करना पड़ेगा, क्योंकि दादी माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया है। ये लो कपड़े यही पहनना और हाँ तैयार होकर जल्दी नीचे आना। रात लंबी थी, अब तो मन भर जाना चाहिए था भाभी। मिष्टी ने ये बातें कही। निसी के हाथ में कुछ सामान पकड़ाया और चली गई। निसी बस उसकी बात सुन मुंह खोले खड़ी रह गई। फिर निसी रूम में आती है और वो डायरेक्ट वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि उसको अपनी हालत सुधारनी थी। थोड़ी देर बाद निसी वॉशरूम से बाहर आती है। वो नहा कर आई थी। उसके बाल गीले थे, जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे। निसी ने नेट की रेड साड़ी पहनी थी, जिसमें वो इस वक्त बिना किसी श्रृंगार के भी बला की खूबसूरत लग रही थी। निसी वॉशरूम से निकलकर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है। वह तैयार होने लगती है, तभी उसकी नज़र अपने नेक पर पड़ती है, जहाँ कल रात वर्चस्व ने उसे बाइट किया था। आज वो बाइट का निशान हल्का नीला पड़ चुका था। वर्चस्व ने तेज दांत गड़ा कर काटा था। उसके दांत के निशान अभी भी निसी के नेक पर था। उस बाइट के निशान को देख निसी की आंखों के सामने कल रात की सारी यादें घूम चलती है। सब कुछ याद करके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आखिर में उसने धीमी सी आवाज़ में खुद में ही कहा, शायद समझौते के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये बात बोल निसी गहरी सांस लेती है। आगे के पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।